Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today we are going to cover Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे इस एक्ट का। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप देखिए नाम है इस एक्ट का एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक्ट का नाम 1952 याद रखना है। Extent, this act will be applicable to whole of India except state of Jammu and Kashmir। यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे भारत में ये एक्ट एप्लीकेबल है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ देयर आर टोटल 22 सेक्शंस इन दिस एक्ट, याद रखना है आपको ये भी। एंड देर आर 4 शेड्यूल्स अंडर दिस एक्ट। अब इस शेड्यूल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव की शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है, और यह नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने इस एक्ट में। सो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में देर आर टोटल 4 शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 में मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री एंगेज इन मैन्युफैक्चर ये दे रखा है। शेड्यूल 1 इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड मैन्युफैक्चर। शेड्यूल 2 में मैटर्स फॉर विच प्रोविजंस मे बी मेड इन अ स्कीम, तो एक कीवर्ड याद रखना है, शेड्यूल 2 इज रिलेटेड टू अ स्कीम। एंड शेड्यूल 3 मैटर्स फॉर विच प्रोविजन मे बी मेड इन द पेंशन स्कीम, तो पेंशन स्कीम का प्रोविजन है वो शेड्यूल 3 में दे रखा है। और शेड्यूल 4 में मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए आप, शेड्यूल 1 में इंडस्ट्री एंगेज इन मैन्युफैक्चर इसके रिलेटेड प्रोविजन है। शेड्यूल 2 में अ स्कीम के प्रोविजन है, कोई भी एक स्कीम के। और शेड्यूल 3 में पेंशन स्कीम और शेड्यूल 4 में डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के प्रोविजन है। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट कि ये जो प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है ये कहां कहां एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो इसे ध्यान से देख लीजिए। द एक्ट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि फैक्ट्री है, विच इज एंगेज इन इंडस्ट्रीज विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अभी अभी हमने देखा था शेड्यूल 1 में मैन्युफैक्चरिंग वाला मैटर्स दे रखे हैं। तो ऐसी फैक्ट्री, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि फैक्ट्री है, और ऐसी फैक्ट्री जो ऐसी इंडस्ट्री में है जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है, एंड इन विच 20 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, तो 20 या 20 से ज्यादा वर्कर जिसमें काम कर रहे हों, तो ये ऐसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लगेगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दिस एक्ट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट or class of establishment employing 20 or more person which may be specified by the central government, not state government। तो अगर कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो फैक्ट्री नहीं है या फिर ऊपर की क्लॉज में कवर नहीं हो रही है, वो भी इस एक्ट में कवर हो सकती है अगर वहां पर 20 या उससे ज्यादा पर्सन एंगेज्ड हैं और उस एस्टेब्लिशमेंट को स्पेसिफाइड कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इसके ऊपर ये एक्ट लगेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तभी ऐसी इंडस्ट्री को स्पेसिफाइड कर सकती है, एस्टेब्लिशमेंट को, जब वहां पे 20 या उससे ज्यादा पर्सन हो। लेकिन फिर यहां पर ये फिर से बोलता है कि वंस इट अप्लाइज इट कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉल बिलो 20। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ये एस्टेब्लिशमेंट में 20 वर्कर काम कर रहे हैं आज की डेट में, और मान लीजिए ये ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिसमें जो शेड्यूल 1 में मेंशन है, जो फैक्ट्री है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट लग जाएगा। लेकिन बाद में अगर मान लीजिए 20 से कम भी हो जाते हैं, लेट्स से 18 एम्प्लॉय या वर्कर ही बचे अगले साल, तो भी इस एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट लगता ही रहेगा, इवन एम्प्लॉइज फॉल्स बिलो 18। तो एक बार अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट लग जाता है तो वो हमेशा के लिए लगेगा, चाहे वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर उसके 20 से कम भी हो जाए बाद में। अब हम बात करेंगे
कि वो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या सोसाइटीज हैं जिनके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा। स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है नहीं लगेगा। The act does not apply to a cooperative society employing less than 50% and working without the aid of power। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें अगर 50 से कम हो, पर्सन जो एम्प्लॉयड हैं वो 50 से कम हैं और पावर के बिना वहां पे कामकाज हो रहा है, विदाउट एड ऑफ पावर, तो ऐसे केस में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये एक्ट नहीं लगेगा। तो आपको याद रखना है 50, लेस देन 50 होने चाहिए और वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर होने चाहिए। तो दोनों कंडीशन एंड लगा, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, 50 से कम पर्सन है और विदाउट पावर अगर काम हो रहा है, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एक्ट नहीं लगेगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा बोलता है कि न्यूली सेटअप एस्टेब्लिशमेंट, नई एस्टेब्लिशमेंट आई है तो उसको 5 साल, इनिशियल पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ये एक्ट नहीं लगेगा। तो कोई नई एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म हुई है, उसमें फिर चाहे 20 से ज्यादा भी वर्कर क्यों ना काम कर रहे हो, पहले 5 साल तक न्यू एस्टेब्लिशमेंट को प्रोविडेंट फंड एक्ट नहीं लगेगा। और तीसरा केस है एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैविंग इट्स ओन स्कीम ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट की है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की है और उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट ने उसकी खुद की प्रोविडेंट स्कीम, अलग से प्रोविडेंट फंड की स्कीम लगा रखी है, तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट पे भी ये प्रोविडेंट फंड एक्ट नहीं लगेगा। ये तीनों एक्सक्लूजन्स आपको याद रखने हैं। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक एंड आई विल बी बैक विद इन 30 सेकेंड्स। अब बात करते हैं स्कीम्स के बारे में। इस एक्ट में आखिर है क्या? तो इस एक्ट में बेसिकली 3 स्कीम्स बताई गई हैं विच हैज बीन फ्रेम्ड अंडर द एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली स्कीम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, दूसरी है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एंड तीसरी है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। ये तीनों के साल भी आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं जो इस स्कीम में कवर्ड हैं। तो एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द स्कीम, सबसे पहले देखिए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस बोला है। इसका मतलब ये कोई एस्टेब्लिशमेंट है, इस एस्टेब्लिशमेंट में एक पर्सन काम कर रहा है एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, वेजेस में काम कर रहा है, इसका मतलब फ्री में काम नहीं कर रहा है, उसको वेजेस मिल रहे हैं। इन एनी काइंड ऑफ वर्क, अब ये जो काम कर रहा है इस एस्टेब्लिशमेंट में वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, वेदर इट इज मैन्युअल और अदरवाइज। मैन्युअल का मतलब है फिजिकल, जिसमें ज्यादा यूज होता है वर्क, वो वाला वर्क, या फिर इंटेलेक्चुअल मेंटल वर्क, कैसा भी हो वो काम कर रहा है। इन और इन कनेक्शन विथ द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब डायरेक्टली इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम कर रहा है या फिर इस एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई वर्क है वहां पर ये काम कर रहा है। तो इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये काम कर रहा है। एंड हु गेट्स हिज वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो ये जो पर्सन है बाहर का, मान लीजिए इसको जो पैसा मिलता है, वेजेस मिलते हैं,
ये डायरेक्टली एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहे हैं, ये इस एस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर डायरेक्टली नहीं मिल रहे, इनडायरेक्टली मिल रहे हैं तो भी इसको यहाँ पर एम्प्लॉय माना गया है, अगर डायरेक्टली मिल रहे हैं तो भी एम्प्लॉय माना गया है। इट फर्दर इंक्लूड्स, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है, स्पेसिफिकली इट इंक्लूड्स अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है जहाँ पे आपको डाउट हो। यहाँ पे क्लियरली अगर ये पर्सन है, मान लीजिए ये पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इस एस्टेब्लिशमेंट का काम कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है, तो भी इस पर्सन को ये एम्प्लॉय माना जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही उस एस्टेब्लिशमेंट का काम क्यों न कर रहा हो। दूसरा इन्होंने बोला है पर्सन एंगेज एज अप्रेंटिस, दैट इज द ट्रेनी। ट्रेनी होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, ट्रेनी है। सो पर्सन एंगेज एज अ अप्रेंटिस दैट इज ट्रेनी नॉट बीइंग अप्रेंटिस। अब यहां से ध्यान से देखना, नॉर्मल ट्रेनी है वो, यानी नॉर्मल ट्रेनी, ऐसे ही आपने नाम से उसको ट्रेनी रखा है, उसका जो भी डेजिग्नेशन है ट्रेनी कर रखा है। नॉट बीइंग अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, यानी वो पर्सन अप्रेंटिस नहीं है अंडर अप्रेंटिस एक्ट या फिर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये अगर दोनों में वो अप्रेंटिस नहीं है, नॉर्मल अप्रेंटिस है, किसी एक्ट में मेंशन नहीं है वो अप्रेंटिस, और ऐसा नॉर्मल पर्सन वहां पे एज ए अप्रेंटिस काम कर रहा है, तो उसको भी एम्प्लॉय माना जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। एक ऐसा पर्सन है जो इस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है एज ए नॉर्मल ट्रेनी, ट्रेनी यानी अप्रेंटिस, नॉर्मल, किसी एक्ट में वो ट्रेनी है ऐसा नहीं है, तो इसको एम्प्लॉय माना जाएगा। लेकिन ये अगर पर्सन एज ए अप्रेंटिस काम कर रहा है, किसमें, अप्रेंटिस एक्ट के अंडर ये अप्रेंटिस का काम कर रहा है, तो इसको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। इसी तरह से ये ऐसे अप्रेंटिस की तरह काम कर रहा है विच इज अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उसको अप्रेंटिस माना है, तो उस केस में भी इसको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की चांसेस काफी ज्यादा हैं। और अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे इस एक्ट के, दैट इज द एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन प्रोविडेंट फंड। अब यहां पे थोड़ी देर के लिए आप प्रोविडेंट फंड क्यों एक्ट बनाए वो समझ लीजिए। नॉर्मली जो पुअर क्लास ऑफ वर्कर्स रहते हैं, बहुत ही गरीब वर्कर रहते हैं, बहुत थोड़ी सी जिनको सैलरी मिलती है, उनकी सालों साल वो काम करते रहते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, वो उनका खर्च होता जाता है और रिटायरमेंट के बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे लोगों के, ऐसे एम्प्लॉयज के लिए ये एक्ट बना है कि इनके नाम से थोड़ा फंड क्रिएट किया जाए और बाद में जब ये रिटायर हों तो इनको ये लमसम पेमेंट मिले, इसलिए ये प्रोविडेंट फंड एक्ट बना है। तो अब देखते हैं कि ये फंड का बेनिफिट किस किस एम्प्लॉय को मिल सकता है या मिलेगा। तो एम्प्लॉयज हुज पे इज मोर देन 6,500 पर मंथ इज नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन प्रोविडेंट फंड। तो ये जो प्रोविडेंट फंड का जो बेनिफिट है, ये आप देख सकते हैं कि जो कमजोर वर्कर्स हैं, जिसकी पे बहुत ही कम है, 6,500 से भी कम, उनके लिए ये फंड का यूज होगा, ये एक्ट बना है। लेकिन अब यहां पे ध्यान से देख लीजिए, रेड में भी दिख रहा है आपको कि ये जो 6,500 पर मंथ की लिमिट थी, ये अब हो गई है 15,000 पर मंथ। इसका मतलब ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जिसकी जो सैलरी है वो 15,000 पर मंथ से ज्यादा अगर है, अगर 15,000 पर मंथ से ज्यादा है, तो वो इस फंड में ज्वाइन नहीं हो सकता। इसका मतलब जिसकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, वो इस फंड में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे सर किसी की 25,000 अगर सैलरी है तो वो तो कभी भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। तो नहीं, इसका भी एक प्रोविजन है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। हाउएवर एन एम्प्लॉय हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी मोर देन 15,000 पर मंथ, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है लेकिन वो इस फंड में ज्वाइन होना चाहता है, तो ही कैन बिकम द मेंबर ऑफ प्रोविडेंट फंड
विद द परमिशन ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये याद रखना है, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का अगर अप्रूवल मिल जाए तो जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है वो भी इसमें ज्वाइन कर सकता है, इफ ही एंड हिज एम्प्लॉयर एग्रीज। तो 3 लोगों का अगर एग्रीमेंट हो, पहला एम्प्लॉय एग्री है कि वो ज्वाइन करना चाहता है, 20,000 उसकी सैलरी है, 15,000 से ज्यादा है लेकिन वो चाहता है कि ज्वाइन करे। दूसरा एम्प्लॉयर, उसका एम्प्लॉयर भी ये चाहता है। और तीसरा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का अप्रूवल अगर मिल जाए तो ये एम्प्लॉय भी इस फंड को ज्वाइन कर सकता है। However, in such cases, the provident fund contribution will be as per 15,000 per month। तो यानी जो कंट्रीब्यूशन हम आगे आगे देखेंगे कि जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है फंड में, 2 लोगों को करना पड़ता है, एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर को भी 12% के हिसाब से। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होगा 12% ऑफ सैलरी जो है, वो सैलरी जिसकी बहुत ज्यादा है 15,000 से ज्यादा, उसके लिए 15,000 ही मानी जाएगी सैलरी और 15,000 का ही 12% के हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। नोट, एन एम्प्लॉय ceases to be a member of provident fund on attaining the age of 60। तो अब कोई एम्प्लॉय है, उसकी 60 साल अगर उम्र हो गई है, एज हैज रीच टू 60, तो वो इस फंड का मेंबर नहीं रहेगा उसके बाद। यानी मैच्योरिटी जो एज है इस फंड का मेंबर होने की वो है 60 ईयर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया, पहले ये जो सैलरी की लिमिट थी 6,500, अब ये 15,000 पर मंथ हो गई है। दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2014। आपके अगर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अगर ये अमेंडमेंट नहीं हुए हैं तो घबराने की बात नहीं है, ये अमेंडमेंट हो चुके हैं और आपको 15,000 पर मंथ की लिमिट ही याद रखना है।